हमारे आसपास ऐसी बहुत सी चीजें घटित होती हैं जिन्हें देखकर हम कभी कभी नजरअंदाज कर देते हैं और कभी कभी सोच में डूब जाते हैं कि आखिर ये बात हो क्यों रही है। इसी में से एक बहुत बड़ी समस्या है बाल श्रम, बाल मजदूरी भी जिसे हम कहते हैं। बच्चों द्वारा जो है मजदूरी किया जाना ये एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये हमारे भविष्य के साथ खिलवाड़ है, क्योंकि बच्चे भविष्य होते हैं। इसी समस्या को देखा हमारे कवि राजेश जोशी जी। ठंड की एक सुबह और उस पर उनके मन पर संवेदनाओं की, प्रश्नों की एक बाढ़ सी आ गई और उसी बाढ़ को उन्होंने एक कविता के माध्यम से हमारे सामने प्रस्तुत किया और ये कविता रही बच्चे काम पर जा रहे। यही कविता आज हम पढ़ेंगे, समझेंगे और सवाल भी हमारे सामने ये कविता छोड़ेगी कि आखिर ऐसा क्यों। हेलो एवरीवन, मैं रूपाली वर्मा आज लेकर आई हूँ क्लास 9th हिंदी कोर्स ए की हमारी बुक है शतज भाग 1। इसके काव्य खंड का अंतिम अध्याय और इस बुक का भी अंतिम अध्याय है बच्चे काम पर जा रहे हैं। ये एक कविता है जिसे लिखा है राजेश जोशी जी ने। तो इस कविता में हम सबसे पहले आज देखेंगे कवि परिचय यानी कि राजेश जोशी जी का जीवन परिचय, उसके बाद संपूर्ण पाठ की रूपरेखा और फिर कविता की संपूर्ण व्याख्या, यानी कि कविता को हम पढ़ेंगे, फिर लाइन वाइज अर्थ देखेंगे और फिर उसके भावार्थ। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं आगे फटाफट बिना समय कमाए, क्योंकि समय बहुत कीमती होता है। सबसे पहले जैसे मैंने बोला कि हमारे कवि हैं राजेश जोशी, उनको पढ़ते हैं। राजेश जोशी का जन्म सन 1946 में मध्य प्रदेश के नरसिंहगढ़ जिले में हुआ था। तो अभी आपको ये याद रखना है, इनका जन्म हुआ सन 1946 में। कहाँ हुआ? मध्य प्रदेश के नरसिंहगढ़ जिले। उन्होंने अपनी शिक्षा पूरी करने के पश्चात पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्य किया और कुछ सालों तक अध्यापन कार्य भी किया। ठीक है, तो पत्रकारिता के क्षेत्र में आए और बच्चों को पढ़ाने का काम भी किया। उन्होंने कविता के अतिरिक्त कहानियां, नाटक, लेख और टिप्पणियां भी लिखी। तो कहने का तात्पर्य है कि इन्होंने गद्यखंड और काव्यखंड दोनों में ही लेखन कार्य किया है। उन्होंने लघु फिल्मों के लिए पटकथा लेखन कार्य भी किया है, तो यानी कि फिल्मी जगत में भी एक तरीके से इन्होंने स्क्रिप्ट राइटिंग करी है। उन्होंने अनुवाद भी किए हैं, यानी कि अलग अलग भाषाओं की जो कृतियां हैं उन्हें हिंदी में अनुवादित किया तथा प्रसिद्ध कवियों की कृतियों की पद्धति पर स्वतंत्र अनुरचना भी लिखी है, यानी कि अपनी एक प्रतिक्रिया को व्यक्त किया है। उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पुरस्कार, मध्य प्रदेश शासन का शिखर सम्मान तथा साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। जोशी जी के प्रमुख काव्य संग्रह हैं एक दिन बोलेंगे पेड़, मिट्टी का चेहरा, नेपथ्य की हंसी और दो पंक्तियों के बीच आदि। तो ये इनकी कुछ कृतियां हैं, वैसे तो और भी इन्होंने लिखी है लेकिन यहाँ सिर्फ इनकी ये प्रमुख कुछ कृतियां हैं। उनकी भाषा सरल, सहज तथा स्वाभाविक है। उनकी कविताओं में स्थानीय बोली बानी के साथ साथ उर्दू के शब्द भी देखने को मिलते हैं। तो जो इन्होंने रचनाएं करी है ना, उसमें इनकी स्थानीय भाषा तो झलक ही रही है, लेकिन उर्दू भाषा का भी प्रबल प्रयोग देखने को मिलता है। अब आते हैं हम पाठ की रूपरेखा पर। राजेश जोशी द्वारा रचित बच्चे काम पर जा रहे हैं नामक कविता में बच्चों से बचपन छिन जाने की पीड़ा को व्यक्त हुई है। यानी कि बच्चे अब काम पे जा रहे थे, यानी कि उनका बचपन है, यानी कि लिखाई, पढ़ाई, खेल कूद सब कुछ उनसे छिन गया। तो उसका तकलीफ उन्होंने यहाँ व्यक्त की है। कवि ने उस सामाजिक आर्थिक विडंबना की ओर भी इशारा किया है जिसके कारण कुछ बच्चे खेल, शिक्षा, जीवन की उमंग से वंचित रह जाते हैं। उनके छोटी उम्र में ही उनके ऊपर इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज डाल दी जाती हैं कि उनका बचपना कहीं ना कहीं दब कुचल के रह जाता है। यह कविता गहरे सामाजिक बोध की कविता है, यानी कि समाज में एक ऐसी विसंगति की तरफ इशारा कर रही है जिस पर वाकई हमें ध्यान देना चाहिए। कवि ने बाल मजदूरी की भयानक स्थिति के प्रति चिंता व्यक्त की है। जो उम्र बच्चों के खेलने कूदने की व पढ़ने लिखने की है, उस उम्र में उन्हें मजदूरी करनी पड़ रही है। विवशता के कारण काम पर जाना पड़ रहा है। तो देखिए, अक्सर आप लोग कहीं भी घूमने निकलते होंगे तो कभी कहीं पर गाड़ी को साफ करते हुए, भीख मांगते हुए, होटलों में काम करते हुए, ऐसे बहुत सारे आप छोटे छोटे बच्चों को देखेंगे। तो यही है बाल मजदूरी। आपके सामने वही समस्या रखी गई है जो अक्सर आप सामने देखते हो, मगर शायद इतना नोटिस नहीं करते। कविता बहुत छोटी है, लेकिन तब भी हमने इसे 3 काव्यांशों में विभक्त किया है।
पहला है, कोहरे से ढकी सड़क पर बच्चे काम पर जा रहे हैं। सुबह सुबह बच्चे काम पर जा रहे हैं। हमारे समय की सबसे भयानक पंक्ति है यह। भयानक है इसे विवरण की तरह लिखा जाना चाहिए इसे सवाल की तरह। काम पर क्यों जा रहे हैं बच्चे? अब देखिए क्या है, ठंड का समय है। कोहरा कब पड़ता है? ठंड के समय पड़ता है। तो सुबह सुबह का समय है, खूब अच्छा सा कोहरा पड़ा हुआ है और इस कोहरे से ढकी हुई सड़क पर, यानी कि उस कोहरा, जिस सुबह कोहरा पड़ रहा है वहीं पर एक सड़क पर छोटे छोटे बच्चे काम पर जा रहे हैं। सुबह सुबह, अब अर्ली मॉर्निंग में जब बच्चे सुबह एकदम ठंड के समय, जहां कुछ बच्चे स्कूल जा रहे हैं, कहीं रजाई के अंदर लेटे हुए हैं, उस समय ये बच्चे मजबूर हैं काम पर जाने के लिए। वही सुबह सुबह बच्चे काम पर जा रहे हैं। हमारे समय की सबसे भयानक पंक्ति है ये। क्यों कहा गया हमारे समय की? क्योंकि देखिए, अगर हमारे समय में बच्चे काम पर जा रहे हैं तो यानी कि आने वाला भविष्य जो है वो एक तरीके से अनपढ़ रह गया। उनके अंदर वो बचपन, वो संवेदनाएं खत्म हो गई। तो इसलिए ये हमारे समय की सबसे भयंकर बात है, क्योंकि हमारा आने वाला भविष्य खतरे में है कि अगर बच्चे पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं तो भविष्य तो खतरे में पड़ना ही पड़ना है। तो वही चीज बता, हमारे समय की सबसे भयंकर पंक्ति है यह। भयानक है इसे विवरण की तरह लिखा जाना, और उससे ज्यादा भयानक है कि इसे सिर्फ हम एक विवरण की तरह लिख रहे हैं कि बच्चे काम पर जा रहे हैं। इसे लिखा जाना चाहिए प्रश्न की तरह कि आखिर बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं। क्योंकि देखिए, जब हमारे सामने कोई एक प्रश्न आता है तो हम उस प्रश्न का सोल्यूशन लेने के लिए हमारा दिमाग तुरंत दौड़ने लगता है। वही चीज अगर हम किसी को सिर्फ एक स्टेटमेंट की तरह लिख देते हैं तो शायद हम उस पर ध्यान नहीं देंगे। वही चीज हो रही है कि अगर हम सिर्फ उसको एक विवरण की तरह लिख रहे हैं तो ये और भी ज्यादा भयानक है, क्योंकि इसे हमको लिखना चाहिए कैसे? एक प्रश्न की तरह कि आखिर बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं। तो इन पंक्तियों के माध्यम से जहां उन्होंने हमारे सामने समस्या रखा है, वहीं इस समस्या के व्यक्त करने के तरीके को भी उन्होंने क्वेश्चन मार्क किया है कि अगर ये समस्या है तो इसे क्वेश्चन की तरह व्यक्त कीजिए, ना कि एक विवरण की तरह। कवि कहता है कि सुबह के समय सड़कों पर घना कोहरा छाया हुआ है, चारों ओर भयंकर ठंड पड़ रही है, फिर भी रोजी रोटी कमाने की व्यवस्था के कारण बच्चों को काम पर जाना पड़ रहा है। जिस समय बच्चों को ठंड से बचने के लिए घर में होना चाहिए, उस समय वह काम करने के लिए घने कोहरे के साए में सड़कों पर निकल पड़े। हमारे युग की सबसे भयानक स्थिति है कि जिस उम्र में बच्चों को खेलना, कूदना व पढ़ना लिखना चाहिए, उस उम्र में वे काम कर रहे हैं। इससे भी भयानक स्थिति यह है कि हमारा समाज इस समस्या को सामान्य घटना मानकर इस ओर इशारा ही नहीं दे रहा। मतलब हमने तो सिर्फ एक विवरण की तरह लिख दिया, यानी कि हमारे लिए ये सामान्य समस्या है। इस समस्या को महत्वपूर्ण प्रश्न के रूप में प्रस्तुत किया जाना चाहिए, यानी कि एक क्वेश्चन बनाकर आपको इसको लिखना चाहिए कि आखिर ये बच्चे खेल कूद व पढ़ाई लिखाई की दुनिया से दूर रहकर पेट पालने की चिंता से ग्रस्त क्यों? आखिर क्यों ये जो सारी एक बच्चों का जो कर्म होता है वो छोड़कर जो है वो रोजी रोटी के लिए जा रहे हैं? ऐसा एक प्रश्न बनाकर प्रस्तुत करना चाहिए। अगला काव्यांश है, क्या अंतरिक्ष में गिर गई सारी गेंदें, क्या दीमकों ने खा लिया है सारी रंग बिरंगी किताबों को, क्या काले पहाड़ के नीचे दब गए हैं सारे खिलौने, क्या किसी भूकंप में ढह गई हैं सारे मदरसों की इमारतें, क्या सारे मैदान, सारे बगीचे और घरों के आंगन खत्म हो गए एकाएक। अब इन सारे बच्चों को जब वो काम पर जाते देख रहे हैं तो कि बच्चों का बचपना व्यतीत करने के लिए जो सारी चीजें होती हैं, क्या वो खत्म हो गई? यही बात उन्होंने इस काव्यांश में व्यक्त करी है। क्या कह रहे हैं? क्या अंतरिक्ष में गिर गई सारी गेंदें, यानी कि बच्चों के खेलने की जो गेंदें होती हैं, क्या वो अंतरिक्ष में गिरकर कहीं गायब हो गई? क्या दीमकों ने खा लिया सारी रंग बिरंगी किताबों को, यानी कि छोटे बच्चों को जो छोटी रंग बिरंगी किताबें होती हैं पढ़ने के लिए, क्या संसार की वो सारी किताबें जो हैं वो दीमकों ने खा ली हैं? क्या काले पहाड़ के नीचे दब गए सारे खिलौने, यानी कि जो बच्चों के खेलने के सारे खिलौने होते हैं क्या वो कहीं गायब हो गए हैं किसी काले पहाड़ के, यानी कि कोई उसको उठाकर ले गया? क्या किसी भूकंप में ढह गई सारी मदरसों की इमारतें, यानी कि बच्चों के पढ़ने के लिए जो स्कूलों और मदरसों की इमारतें होती हैं, क्या कोई भूकंप आया और ये सारी इमारतें गिर गई?
क्या सारे मैदान, सारे बगीचे और घरों के आंगन खत्म हो गए एकाएक? बच्चों के खेलने के जो स्थान है, बगीचे हैं, मैदान है, घर के आंगन है, क्या एकदम से वो सारे खत्म हो गए? क्या ये सारे बच्चों के खेलने, कूदने, पढ़ने, लिखने की जितनी भी जगहें और सामान थे, वो क्या एकदम से इस दुनिया से सब गायब हो गए, जो इन छोटे छोटे बच्चों को काम पर जाना पड़ रहा है? अब इसका भावार्थ देखिए। कभी नन्हे मुन्ने बच्चों को सुबह सुबह घने कोहरे में काम पर जाते देखकर विचलित हो उठा तथा समाज से प्रश्न करता है कि छोटे छोटे बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं? क्या सारी गेंदें अंतरिक्ष में गिर गई हैं? अर्थात बच्चों के खेलने के लिए क्या सारी गेंदें नष्ट हो गई? क्या इनकी रंगीन किताबों को दीमकों ने खा लिया है? अर्थात जो बच्चों की किताबें थी, क्या वे अब नष्ट हो गई? भाई बच्चे पढ़ेंगे, लेकिन क्या वो नष्ट हो गई? क्या बच्चों के सारे खिलौने किसी काले पहाड़ के नीचे दबकर नष्ट हो गए हैं? क्या किसी भूकंप के कारण बच्चों के विद्यालयों की इमारतें नष्ट हो गई? क्या बच्चों के खेलने के सारे मैदान, बगीचे, घरों के आंगन समाप्त हो गए? यानी कि बच्चे जहां खेलते हैं वो सारी जगहें क्या खत्म हो चुकी हैं? आखिर इस तरह से अचानक बच्चों को बचपन की सारी सुख सुविधाओं से कैसे वंचित कर दिया गया? कैसे वो सारी चीजें उनसे कहीं अलग हट गई? ये सारे प्रश्न हमें उत्तेजित करते हैं कि हमें उनका बचपन लौटाना होगा। उन्हें खेलने और पढ़ने के लिए उचित अवसर उपलब्ध कराने होंगे, उन्हें काम पर भेजना बंद करना होगा। तो एक तरीके से उन्होंने ये सारी चीजों की तरफ इशारा इसलिए किया है कि भाई ये सारी चीजें हमें उन्हें, अगर मान लो खत्म भी हो गई हैं, तो हमें ये सारी चीजें उन बच्चों को प्रोवाइड करानी। अब आगे की कविता देखिए क्या है। तो फिर बचा ही क्या है इस दुनिया में? कितना भयानक होता अगर ऐसा होता। भयानक है लेकिन इससे भी ज्यादा यह कि है ये सारी चीजें हस्बा मामूल, पर दुनिया की हजारों सड़कों से गुजरते हुए बच्चे, बहुत छोटे छोटे बच्चे काम पर जा रहे। तो अब आगे कविता में कहते हैं तो फिर बचा ही क्या, मतलब बच्चों के खेलने, कूदने, पढ़ने, लिखने की सारी चीजें, जगहें सब अगर खत्म हो चुकी हैं, तो फिर इस दुनिया में बचा ही क्या है? भाई बच्चों के लिए अगर सारी चीजें नहीं बची तो उस दुनिया में कुछ नहीं बचा है। कितना भयानक होता अगर ऐसा होता। कितना भयानक होता कि अगर बच्चों के सारे खिलौने, गेंदे, उनकी किताबें, उनके स्कूल, कॉलेजेस, घर के आंगन, मैदान सब खत्म हो गए होते। ये बहुत भयानक होता। लेकिन उससे भी ज्यादा भयानक है, भयानक है लेकिन इससे भी ज्यादा ही है। यानी कि अगर ये खत्म हो गया तो ये स्थिति भयानक होती, लेकिन उससे भी ज्यादा भयानक ये है कि ये सारी चीजें हस्बा मामूल है। यानी कि ये सभी चीजें एज इट इज अपनी जगह पर मौजूद हैं। ये सारी चीजें हस्बा मामूल यानी कि ये सारी चीजें अपनी जगह पर मौजूद हैं, पर दुनिया की हजारी सड़कों से गुजरते। सारी चीजें मौजूद होते हुए भी दुनिया की हजारों सड़कों से छोटे छोटे बच्चे काम पर जाने के लिए मजबूर हैं। ये ज्यादा भयानक है। अगर सारी चीजें खत्म हो गई होती तो वो भयानक होती, लेकिन उससे ज्यादा भयानक है कि सारी चीजें मौजूद होते हुए भी बच्चे काम करने के लिए मजबूर हैं, रोजी रोटी कमाने के लिए मजबूर। तो ये एक ऐसी समस्या थी जो उन्होंने हमारे सामने प्रस्तुत करी। कवि कहता है यदि बच्चों से उनका बचपन छीन लिया जाए तो इस संसार में क्या बचेगा? भाई बच्चों से खेलने को नहीं, सारी चीजें ले लो, उन्हें खेलने ना दो, तो फिर क्या बचेगा? अगर इस संसार में बच्चों के लिए गेंदे, रंगीन पुस्तकें, खिलौने, विद्यालय, मैदान, बगीचे और आंगन ना रहे तो इस संसार का क्या लाभ? ऐसे संसार का होना ना होना व्यर्थ है। यदि संसार सचमुच ही इन वस्तुओं से रहित हो जाए तो संसार कितना भयानक प्रतीत होगा। मान लो ये सारी चीजें सपोज कभी खत्म हो जाए तो ये संसार कितना भयानक होगा। अंत में कवि स्पष्ट करता है कि यदि संसार में कुछ न बचता तो यह भयानक बात थी, परंतु उससे भी अधिक भयानक बात यह है कि सब कुछ पहले जैसा ही है। जैसे पहले था वैसे आज भी है। ये वस्तुएं वैसी ही हैं जैसी होनी चाहिए, लेकिन दुर्भाग्य यह है कि ये चीजें इन बच्चों को नहीं मिल पाती। यानी कि सब कुछ होते हुए भी इन बच्चों को वो सारी चीजें नहीं मिल रही। देश के बच्चे इनसे वंचित रह रहे हैं। मतलब एक कैटेगरी देखिए आप, निम्न वर्ग के जो बच्चे होंगे उनको ये सारी चीजें नहीं मिलती है, फैसिलिटीज नहीं मिलती, इसलिए वो काम करने के लिए मजबूर है। बच्चे खेलने, कूदने व पढ़ने की उम्र में रोजी रोटी कमाने के लिए विवश हैं। संसार की हजारों सड़कों पर उन्हें नन्हे नन्हे बच्चे काम करने के लिए जा रहे हैं। बाल मजदूरी निरंतर जारी है। यह सचमुच चिंता का विषय। मतलब सरकार भी योजनाएं बना रही है, सब कर रहा है, लेकिन उसके बावजूद ये बाल मजदूरी नहीं घट रही है।
तो ये सबसे ज्यादा चिंता की बात। तो ये थे राजेश जोशी, जिन्होंने बहुत बड़ी एक समस्या हमारे सामने प्रस्तुत करी एक कविता के माध्यम से, जिसे मैंने आपको समझाया। तो ये पाठ यहाँ समाप्त हुआ और इसी के साथ साथ हमारी ये पुस्तक शतज भी खत्म हुई। अब हम शुरू करेंगे अपनी पुस्तक कृतिका, जिसके अंदर बहुत ही अच्छी अच्छी सी कहानियां हैं जिन्हें हम जानेंगे और फिर उनसे बनने वाले प्रश्नों को भी करेंगे। ठीक है, लेकिन वो पुस्तक शुरू करें उससे पहले फटाफट चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिए, ताकि आगे आने वाले सारे ही वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलते रहें। और हाँ, फटाफट टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कीजिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपको मिलने वाले हैं बहुत सारे इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस के आंसर, जो भी आप चाहें वो आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे, और प्लस नोट्स भी। ठीक है, चलिए मिलते हैं आगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।